गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोलियोकीट। कोलियोकीट एक ग्रीन एल्गा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक दूसरा ग्रीन एल्गा वॉलवॉक्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन एल्गा कोलियोकीट। कोलियो मीन्स शीथ, कीट मीन्स हेयर। तो ये शीथ के अंदर हेयर होता है इसमें, इससे इसका नाम पड़ा है कोलियोकीट। कोलियोकीट का सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कीटोफोरेल्स, फैमिली कोलियोकीटेसी, जीनस कोलियोकीट। इस जीनस में 10 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 4 स्पीशीज़ हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। कोलियोकीट पल्विनेटा, कोलियोकीट स्कूटेटा, कोलियोकीट ऑर्बिकुलेरिस एंड कोलियोकीट सोल्यूटा। प्राप्ति स्थान, कोलियोकीट कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जा सकता है ये? तो कोलियोकीट एक फ्रेश वाटर एल्गा है, अलवणीय जल में पाया जाता है ये, और स्थिर जल में, अलवणीय स्थिर जल या धीमी गति से बहने वाले जल में मिलता है। और ये अधिपादप के रूप में पाया जाता है, यानी दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है, एपिफिटिक रूप में होता है। तो ये जो दूसरी एल्गी हैं जो पानी के अंदर होती हैं, उन एल्गी के ऊपर भी हो सकता है, या दूसरे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनके ऊपर भी हो सकता है। जैसे टाइफा के ऊपर ये मिलता है काफ़ी, टाइफा के स्टेम्स जो होते हैं उसके ऊपर लगा रहता है। और दूसरी एल्गी हैं जैसे कारा है और नाइटेला है, उसमें ये एंडोफिटिक रूप में भी मिलता है, उनके टिश्यू के अंदर होता है ये। तो ये प्राप्ति स्थान हुआ। तो हम इसको, जो पानी है उसके अंदर, पानी के अंदर जैसे रुका हुआ पानी है और वहाँ दूसरे प्लांट्स भी हैं, उन प्लांट्स के ऊपर पा सकते हैं। थैलस स्ट्रक्चर, इसका प्लांट जो बॉडी है थैलस कैसा होता है? थैलस इसका प्लांट बॉडी बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर है। ये मल्टी सेल्यूलर विषम तंतु के प्रकार का है, यानी हिटेरोट्राइकस है, यानी 2 तरह के ट्राइकोम्स होते हैं, 2 तरह के तंतु होते हैं इसमें, इरेक्ट सिस्टम तथा प्रोस्ट्रेट सिस्टम। इरेक्ट सिस्टम जो फोटोसिंथेसिस करता है ऊपर होता है, बाहर की तरफ होता है, और प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो जमीन से या आधार से, सबस्ट्रेटम से लगा होता है। तो यहाँ पे अगर दूसरे प्लांट्स के ऊपर लगा है तो वो सबस्ट्रेटम उसका आधार है, प्लांट कोई दूसरे प्लांट जैसे टाइफा पे लगा हुआ है तो प्रोस्ट्रेट सिस्टम उसको चिपका के रखता है उस आधार से। और इरेक्ट सिस्टम है वो एरियल होता है, हवा में धूप लाइट की तरफ अग्रसित होता है। तो इसमें विभिन्न जातियाँ जो हैं उसमें 2 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। कुछ जातियों में गद्दीनुमा कुशनॉइड स्वरूप पाया जाता है, कुछ जातियां हैं वहाँ डिस्क फॉर्म पाया जाता है। गद्दीनुमा स्वरूप में बहुत सारे तंतु होते हैं, वो डाइकोटोमस ब्रांच होते हैं, द्विशाखा अन्वयन होता है उसके अंदर। तो 1 से 2, 1 से 2 इस तरह से शाखाएं बन जाती हैं, और एक अर्धचंद्राकार गद्दी सी बन जाती है। ऐसे तंतु पास पास विभाजित होने की वजह से ऐसे बन जाते हैं। और इरेक्ट सिस्टम इसमें ज़्यादा विकसित होता है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम इसमें कम विकसित होता है। दूसरा स्वरूप है डिस्क रूप। डिस्क रूप में जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है वो ज़्यादा विकसित है, और इरेक्ट सिस्टम के नाम पे सिर्फ सीटी होती हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये प्लेट जैसा है, गोलाकार प्लेट है, ये तंतु रूप है, लेकिन ये तंतु सारे रेडियली ऐसे अरेंज हो गए हैं, एक प्लेट के रूप में अरेंज हो गए हैं। तो ये स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर भी कहलाती है, क्योंकि ये पेरेन्काइमा नहीं है लेकिन पेरेन्काइमा जैसा दिख रहा है। तो वैसे तो थैलस का जो उसका स्वभाव है विषम तंतु की स्वभाव है, यानी फिलामेंटस है। फिलामेंटस में कैसा, दोनों तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए हिटेरोट्राइकस, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट सिस्टम दोनों हैं।
इसलिए हेटेरोट्राइकस शैवाल है, लेकिन दिखने में ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस भी लगता है, जैसे कि ये डिस्क रूप जो है इसका स्वभाव। तो कुछ जातियां हैं, जैसे कोलियोकीट स्कूटेटा है, ये डिस्कॉइड फॉर्म में मिलता है, और कोलियोकीट पल्विनेटा है, ये कुशनॉइड फॉर्म में मिलता है। इसकी जो सेल की एक स्ट्रक्चर देखें, अभी हमने थैलस की स्ट्रक्चर देखा, थैलस कैसा होता है। फिर अगर एक इंडिविजुअल सेल देखें तो इंडिविजुअल सेल है वो यूनिन्यूक्लिएट होती है, एक केंद्रक होता है, उसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है बड़ा सा, एक साइड में दीवार से लगा होता है, भित्ति से लगा होता है, और उसके अंदर एक पायरिनॉइड भी होता है। तो इस तरह की सेल की स्ट्रक्चर है। बाकी जैसे कि यूकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो सारे ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। जो विशेष डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा है, कितने हैं क्लोरोप्लास्ट, उनकी शेप क्या है, पायरिनॉइड है या नहीं है, न्यूक्लियस कितने हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है या यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। तो सभी जब एल्गी का हम अध्ययन करते हैं तो एल्गी में इन बातों पे विशेष हम ध्यान देते हैं कि उसका थैलस कैसा है, थैलस संरचना कैसी है, और उसकी सेल स्ट्रक्चर कैसी है। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें दोनों स्वरूप दिखाएं। एक डिस्कॉइड थैलस है कोलियोकीट स्कूटेटा का, जिसमें आप ये सर्कुलर डिस्क देख रहे हैं, तो ये इससे चिपका रहता है प्लांट के ऊपर। तो कोई भी दूसरे प्लांट के ऊपर आप ये देख सकते हैं, छोटा सा होता है साइज़ में बहुत ही, और थोड़ी सी ही सेल्स हैं, आप इसमें देख सकते हो। और ये लंबे लंबे धागे नुमा जो संरचना है या कांटे नुमा जो संरचना दिख रही है, ये है सीटी। तो ये इरेक्ट सिस्टम है। तो इरेक्ट सिस्टम के नाम पे इसमें सिर्फ सीटी हैं, तो इरेक्ट सिस्टम इसमें बहुत ही रिड्यूस्ड है, और प्रोस्ट्रेट सिस्टम है वो काफ़ी विकसित है। दूसरा ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें है ये कुशनॉइड फॉर्म कोलियोकीट पल्विनेटा। इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग आपको साफ दिखाई दे रही है, तंतु है ये, और तो तंतुमय शैवाल है, फिलामेंटस शैवाल है। इसमें भी प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम इसमें कम विकसित है, और ये इरेक्ट सिस्टम ज़्यादा विकसित है। सेल की संरचना भी इसमें दिख रही है, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है और एक क्लोरोप्लास्ट है। कोलियोकीट में जनन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अपने एक जो थैलस है वो दूसरा थैलस कैसे बनाता है, अपने आप को कैसे बढ़ाता है, अपनी संतति को बढ़ाता है। तो इसमें दो प्रकार का जनन मिलता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जूस्पोर्स के द्वारा होता है, चल बीजाणु के द्वारा। तो चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन फेवरेबल कंडीशन में होता है, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो ये जो थैलस है इसका, अभी हमने देखा ये थैलस, तो ये जो डिस्कॉइड फॉर्म है इसकी, तो जो मार्जिन की कोशिकाएं, बिल्कुल सीमांत की जो कोशिकाएं बाहर की, इन कोशिकाओं में बीजाणुधानी बनती हैं। वैसे सभी कोशिकाएं कैपेबल होती हैं बीजाणुधानी बनाने के लिए, लेकिन बाहर की कोशिकाओं में ही बीजाणुधानी बनती है, किनारे वाली कोशिका। और कुशनॉइड फॉर्म में जो टर्मिनल कोशिका है, शीर्षस्थ जो कोशिका है, इसमें बीजाणुधानी बनती है। तो बीजाणुधानी जो ये कोशिका है वो बीजाणुधानी का ही काम करती है, और एक बीजाणुधानी में एक जूस्पोर बनता है। ये आपको चित्र दिखा रखा है, किस तरह से ये शीर्ष की कोशिका है, या इसको मार्जिन की कोशिका आप समझ सकते हैं, किनारे की या सबसे टर्मिनल कोशिका। इसके अंदर एक जो सारा प्रोटोप्लाज्म है वो सारा सिकुड़कर एक गोले के रूप में हो जाता है और एक स्पोर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो एक स्पोरेंजिया के अंदर एक ही जूस्पोर बनता है, और उस जूस्पोरेंजिया में एक छेद हो जाता है, और उस छेद में से ये जूस्पोर अमीबॉइड गति के द्वारा बाहर निकल जाता है।
और फिर इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। ये बाईफ्लैजिलेट है, तो ये स्विम करता है कुछ देर तक पानी में और उसके बाद कहीं एक स्थान पर कोई अच्छा सा स्थान इसको मिल जाता है, यानी जहाँ पे ये उग सके, जैसे कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही ये ग्रो करता है, एपीफाइट है इसका स्वभाव, तो कोई दूसरे प्लांट पे इसको स्थान मिल जाता है, वहाँ पे जाके ये रेस्ट करता है और अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति सिक्रीट कर लेता है। तो अभी तक तो ये जूस्पोर था वो नग्न था, इसके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल वॉल नहीं थी। तो ये स्विमिंग करने के बाद जब रेस्ट करता है किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर, आधार के ऊपर, तब ये अपने फ्लैजेला छोड़ देता है, विड्रॉ कर लेता है, अपने अंदर शरीर में खींच लेता है और चारों तरफ एक वॉल सिक्रीट करता है, कोशिका भित्ति का श्रवण करता है और ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है। और फिर इसमें डिवीज़न शुरू होता है और 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक झिल्ली के द्वारा बाहर निकल जाता है और उसके चारों तरफ वो फिर एकदम कड़क हो जाता है। तो ये जिलेटिन की सी ये शीथ बन जाती है और ये प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल के जो एक तंतुनुमा बन जाता है, इसको सीटी कहते हैं। तो यहाँ जर्मिनेशन के साथ ही सीटी का निर्माण हो जाता है। फिर इसके बाद और विभाजन होते हैं और ये इस तरह से एक यंग थैलस बन जाता है और फिर जो भी उस स्पीशीज़ का स्वभाव है उसके अनुसार या तो ये कुशनॉइड फॉर्म में बन जाता है या ये डिस्कॉइड फॉर्म का थैलस बन जाता है। तो इस प्रकार से अनुकूल परिस्थितियों में जूस्पोर के द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस समय कभी अनुकूल परिस्थिति आ जाती हैं जब चल बीजाणु बन रहे होते हैं, तभी ये इसमें फ्लैजेला नहीं बनते और ये एप्लानोस्पोर बन जाते हैं। इनके चारों तरफ मोटी भित्ति हो जाती है। जैसा कि ये कुछ देर स्विम करने के बाद जो स्थिति आती है वो कई बार जूस्पोरेंजिया के अंदर ही आ जाती है और ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है और कुछ ही देर की रेस्टिंग स्टेज होती है, वो ज़्यादा लंबी रेस्टिंग स्टेज नहीं है, लेकिन रेस्ट करता है यानी स्विमिंग करना बंद कर देता है, इस तरह से रेस्टिंग स्टेज है। एक रेस्टिंग स्टेज होती है जो सुप्तावस्था होती है, लंबी कई महीनों तक सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, वो स्टेज नहीं है। ये स्विमिंग से रेस्ट कर रहा है बस ये, तो स्विमिंग नहीं हो रही है और चारों तरफ एक कोशिका भित्ति बन गई है, तो वो एप्लानोस्पोर बन जाता है। तो एप्लानोस्पोर भी फिर छेद में से बाहर निकल जाता है और किसी दूसरे प्लांट पर जाके इसका अंकुरण हो जाता है। तो सामान्यतः चल बीजाणु के द्वारा होता है कोलियोकीट में जनन, लेकिन कभी कभी एप्लानोस्पोर अचल बीजाणु भी बनते हैं। तो ये हुआ अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चित्र में दिखा रखा है किस तरह से ये जूस्पोर है, अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा बाहर निकलता है और फिर ये फ्लैजेला के द्वारा स्विम करता है और कुछ देर बाद, शुरू में तो ये थोड़ा ओवल है, अंडाकार है, फिर ये गोलाकार बन गया और गोलाकार के बाद इसके फ्लैजेला ख़त्म हो गए, क्योंकि स्विम करने के लिए ये जो शेप है, कोनिकल सी जो शेप है, अंडाकार शेप है, ये ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए इस शेप का होता है ये। और फ्लैजेला है, ये मदद करते हैं इसको स्विम करने में। और जब इसको स्विम नहीं करना होता है, तैरना नहीं होता है, किसी आधार को ये ढूंढ रहा होता है और आधार पे चला जाता है, तो ये फिर गोल हो जाता है और फ्लैजेला इसके समाप्त हो जाते हैं और फिर ये इसमें डिवीज़न शुरू होता है और ये नया थैलस बना लेता है। लैंगिक जनन, कोलियोकीट में लैंगिक जनन हाईली स्पेशलाइज्ड प्रकार का होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है, यानी विषम युग्मकी प्रकार का होता है। एक मोटाइल वो होता है, युग्मक होता है, और दूसरा नॉन मोटाइल युग्मक होता है जिसको एग कहते हैं। तो कोलियोकीट में दोनों तरह की जातियां मिलती हैं, उभयलिंगाश्री जातियां भी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही थैलस पर होते हैं, यानी एंथीरिडिया और कार्पोगोनिया एक ही थैलस पर है, जबकि दूसरी जातियां हैं एक लिंगाश्रयी जातियां भी हैं, जिसमें
नर थैलस अलग होता है और मादा थैलस अलग होता है। तो नर जनन अंग को यहाँ एंथेरिडियम कहते हैं कोलियोकीट में, और मादा जनन अंग को अंडधानी या कार्पोगोनियम कहते हैं। तो कार्पोगोनियम जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है, एक फ्लास्क शेप की स्ट्रक्चर है। ये नीचे वाला आप चित्र देख रहे हैं, इसमें ऊगोनियम ये दिखा रखा है। ऊपर की जो ये नलिकाकार संरचना है, जैसे सुराही की जैसे गर्दन होती है, ये ट्राइकोगाइन कहलाती है। और नीचे का फूला हुआ भाग है, थोड़ा सा फूला हुआ है, ये ऊगोनियम है। इसके अंदर एक अंडा बनता है। ये चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म सारा गोल हो जाता है और ये अंडे का निर्माण करता है। और एंथेरिडियम, ये ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं, एंथेरिडियम भी शीर्ष की कोशिका से ही बनता है और बाद में ये नीचे की कोशिकाएं और वृद्धि कर जाती हैं, जिससे ये शीर्ष की बजाय ये ऐसे लगता है साइड में आ गया है। तो दोनों जहाँ जातियाँ एक साथ होती हैं, यानी उभयलिंगाश्रयी जो जातियाँ हैं, जिसमें दोनों अंग, नर और मादा अंग एक ही थैलस पर होते हैं, वो वहाँ साथ साथ भी ये हो सकते हैं। बगल में एंथेरिडियम है, इधर बगल में ऊगोनियम है। तो एंथेरिडियम में हर एक सेल से एक एंथेरोजॉइड बनता है। जिस तरह से जूस्पोरेंजियम से एक ही जूस्पोर बनता है, ऐसे ही एंथेरोजॉइड भी यहाँ पर एक सेल से एक एंथेरोजॉइड बनता है, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजेला इसमें है। तो ये फ्लैजेला पोर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। एंथेरिडियम में की जो भित्ति में छेद हो जाता है, इसमें से ये एंथेरोजॉइड बाहर निकलते हैं और ये तैर कर जाते हैं ऊगोनियम के ऊपर। ऊगोनियम की ट्राइकोगाइन जो है वो फट जाती है ऊपर से, उसमें छेद हो जाता है और एक प्रोटोप्लाज्म की एक बूंद निकलती है। उस बूंद से आकर्षित होकर ये सारे जो एंथेरोजॉइड हैं बाईफ्लैजिलेटेड, वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस बूंद में। लेकिन एक ही एंथेरोजॉइड है वो प्रवेश करता है अंदर ऊगोनियम के अंदर। तो ऊगोनियम में प्रवेश करने के बाद यहाँ जो मेल गैमीट है, एंथेरोजॉइड है, वो ऊगोनियम के अंड के अंदर प्रवेश करेगा। ऊगोनियम के अंदर एक स्फेरिकल जो गोला है वो है अंडा, एग है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और उसके अंदर प्रवेश करने के बाद जो एंथेरोजॉइड का न्यूक्लियस है वो भी साइज़ में बड़ा हो जाता है। जितना फीमेल का न्यूक्लियस है, एग का न्यूक्लियस, उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद उनका फ्यूज़न हो जाता है, तो फ्यूज़न से जाइगोट बन जाता है। अब ये जो जाइगोट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कार्पोगोनियम, इसके अंदर ही रहता है। और ये जो ट्राइकोगाइन है ये तो झड़ जाती है, लेकिन नीचे वाला जो ऊगोनियम का फूला हुआ भाग है उसके अंदर ही जाइगोट रहता है और यहीं इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, यानी डिवीज़न शुरू हो जाते हैं जाइगोट में। लेकिन यहाँ एक विशेष बात होती है, क्योंकि ये इस कार्पोगोनियम में से बाहर नहीं जाता है, ये फ्लास्क जैसी जो संरचना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पर आसपास के जो फिलामेंट है वो चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, इस ऊगोनियम को। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनती है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, इसको स्पर्मोकार्प कहते हैं। तो ऊगोनियम के चारों तरफ ये स्पर्मोकार्प बन गया। जाइगोट जो है, जाइगोट और आसपास के जो तंतु हैं ये सब मिला के इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पर्मोकार्प, और ये लाल भूरे रंग का होता है। तो वैसे तो प्लांट ये ग्रीन एल्गा है, ग्रीन कलर की सेल्स होती हैं सारी, लेकिन रिप्रोडक्शन के बाद जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं उसमें ये क्लोरोप्लास्ट में भी परिवर्तन होने लगता है और लाल रंग के पिगमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं और ग्रीन पिगमेंट कम रहते हैं और ज़ेंथोफिल्स की मात्रा, कैरोटिनॉइड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। अब ये कुछ महीनों तक पानी में पड़ा रहता है और अगले मौसम में फिर इसका अंकुरण होगा। लैंगिक जनन अभी हम पढ़ रहे थे। लैंगिक जनन में
पुंधानी नर जनन अंग है, अंडधानी मादा जनन अंग है। पुमणु द्विकर्षाभिकीय अंडाकार होता है। पुंधानी शाखा के शीर्ष पर उगती है, समूह में लग सकती हैं ये, और या सीमांत कोशिकाओं में लगती हैं। अंडधानी शीर्षस्थ कोशिका में होती है, सीमांत कोशिका से बनती है। अलग अलग जाति में, यानी डिस्कॉइड जाति है या वो कुशन वाली जाति है, उस पर डिपेंड करता है। कुशन वाली में शीर्षस्थ कोशिका और जो डिस्क वाली जाती है उसमें मार्जिनल कोशिका। फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अभी मैंने बताया, चारों तरफ जो फिलामेंट हैं वो घेर लेते हैं, क्योंकि जाइगोट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। तो इस तरह से एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है वहाँ, जिसको कहते हैं स्पर्मोकार्प। स्पर्मोकार्प यानी निषिक्तांड फलिका, निषिक्तांड फलिका भी कहते हैं, ये बन जाती है। अब ये निषिक्तांड फलिका कई महीनों तक ये सुप्तावस्था में रहती है, तालाब के पेंदे में पड़ी रहती है, लाल भूरे रंग की होती है ये, और फिर इसका अंकुरण होता है अनुकूल परिस्थिति आने पर। ये अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरण, ये आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो स्पर्मोकार्प है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन गई हैं। तो इसका जो जाइगोट का न्यूक्लियस है, अंकुरण के समय 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इतनी कोशिकाएं ये बन जाती हैं इस स्पर्मोकार्प के अंदर। अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये सारी कोशिकाएं फिर ये जूस्पोर में बदल जाती हैं, यानी इनके शीर्ष पर 2 फ्लैजेला बन जाते हैं, और फिर ये स्पर्मोकार्प की भित्ति फटती है और उसमें से ये जूस्पोर बाहर निकलते हैं। और जूस्पोर कुछ देर तक स्विम करता है और उसके बाद फ्लैजेला विड्रॉ कर देता है, रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, किसी आधार पर ये रेस्ट करता है और अंकुरण शुरू हो जाता है। यानी एक सेल से 2 सेल बनती हैं, सीटी बनती है, और जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर से एक कॉलोनी का निर्माण होता है, उसी तरीके से ये जूस्पोर हैं जो कि मियोजोस्पोर हैं। ये मियोजोस्पोर हैं क्योंकि मियोसिस के बाद बनते हैं, इनसे भी नया थैलस बन जाता है। तो इस प्रकार से जो कोलियोकीट का जीवन चक्र है वो अगुणित प्रकार का होता है, हैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है, यानी सारा गेमेटोफिटिक स्टेज है, सिर्फ डिप्लॉइड स्टेज है जाइगोट। तो जाइगोट जो है डिप्लॉइड स्टेज है, और जाइगोट में अंकुरण के समय वापस मियोसिस हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, और वापस हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर प्राप्त हो जाता है कोशिकाओं को। तो सारे जो जीवन की अवस्था है उसमें सेल में क्रोमोसोम की संख्या है वो हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड नहीं होती है। डिप्लॉइड सिर्फ जाइगोट में होती है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को कहते हैं अगुणित लाइफ साइकिल, अगुणित जीवन चक्र या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यही समाप्त हुआ कोलियोकीट। थैंक यू।